Hello everyone, welcome to our YouTube channel Shiksha Alliance. Today we are going to start our daily current affairs session in which we will cover important news from several newspapers, PIB and various government sources. So let's begin our session. Our first topic is Zero Trust Authentication JTA. तो हम जानेंगे Zero Trust Authentication JTA के बारे में. In response to the increasing threat of cyber attack, Indian government has established a secure email system for 10,000 users in critical ministers and department. ध्यान में रखते हुए जो बढ़ रहा है खतरा का साइबर अटैक का, इंडियन गवर्नमेंट ने इस्टेब्लिश किया है एक सिक्योर ईमेल सिस्टम को 10,000 यूजर्स के लिए जो क्रिटिकल मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट को होल्ड कर रहे हैं. ये जो ईमेल सिस्टम है ये ऑपरेट करेगा जीरो ट्रस्ट ऑथेंटिकेशन जेटीए के ऊपर और इसको डेवलप किया गया है नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर के द्वारा. द सिक्योरिटी मेजर इंक्लूड 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन विथ ऑप्शन लाइक फेशियल रिकॉग्निशन और बायोमेट्रिक एंड लॉग इन एंड लॉग आउट टाइम आर रिकॉर्डेड एंड मॉनिटर. ये जो सिक्योरिटी मेजर है ये इंक्लूड करेगा 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन को, जिसमें ऑप्शन होगा फेशियल रिकॉग्निशन या बायोमेट्रिक का और साथ साथ लॉगिन और लॉग ऑन टाइम को भी रिकॉर्ड किया जाएगा और मॉनिटर किया जाएगा. ये जो स्टेप है ये पार्ट है गवर्नमेंट के ब्रॉडर एफर्ट का ताकि स्ट्रेंथन किया जा सके साइबर सिक्योरिटी को. फॉलो किया जा रहा है जो बहुत सारा साइबर अटैक का अटैम्प्ट हुआ था इसको ध्यान में रखते हुए, जिसने टारगेट किया था क्रिटिकल इंस्टॉलेशन को और गवर्नमेंट के वेबसाइट को. इस कारण इस स्टेप को लिया गया है. यहाँ पे आप देख सकते हैं दिखाया गया है जो जीरो ट्रस्ट सिक्योरिटी है. तो कोई भी रिक्वेस्ट जो होगा नेटवर्क का नेबल ट्रस्ट ऑलवेज वेरीफाई करेगा ऑथेंटिकेशन को, जो कि बेस्ड होगा आइडेंटिटी और कॉन्टेक्स्ट के ऊपर. प्रोटेक्शन विजिबिलिटी कंट्रोल रहेगा, डाटा डिवाइस नेटवर्क पीपल वर्कलोड ये जो है एक्सेस करेंगे तो कौन सा चीज़ देख पाएगा ये आपके पास रहेगा. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा येमेन होटी रिवेल. तो येमेन का जो होटी रिवेल है इसके बारे में हम जानेंगे. डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है कि ये कहाँ पे हुआ, मैप बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकता है. In the last 4 weeks, Houthi militants from Yemen have attacked commercial ship 12 times. Prominent shipping fleet operator have paused, rerouted their movement through the Red Sea route. लास्ट 4 वीक में जो होटी मिलिटेंट है यमन के उन्होंने अटैक किया है कमर्शियल शिप को 12 बार और जो प्रोमिनेंट शिपिंग फ्लीट है जो ऑपरेटर है उन्होंने रोक दिया है या रीरूट कर दिया है अपने मूवमेंट को रेड सी रूट की ओर. Houthi movement originated in the early 1990s in Yemen as a Zaidi revivalist group, a sect of Shia, initially focused on religious and social network. It evolved into a powerful force leading to insurgency against perceived corruption and external intervention. Houthi Saleh alliance captured Sanaa in 2015, triggered a civil war in Yemen. जो होटी मूवमेंट है इसका ओरिजिनेशन हुआ था अर्ली 1990s के समय पे यमन पे जाइदी रिवाइवलिस्ट ग्रुप के रूप में, जो कि एक सेक्ट है शिया के अंदर. इनिशियली इनका फोकस था रिलीजियस और सोशल नेटवर्क के ऊपर. बाद में ये इवॉल्व किया एक पावरफुल फोर्स के रूप में, जिसके कारण इंसर्जेंसी जो था परसिव करप्शन के खिलाफ ये बढ़ा. जो एक्सटर्नल इंटरवेंशन था इसको भी देखा गया. होटी साले अलायंस जो था जिसने कैप्चर किया था सना को 2015 में, इसने ट्रिगर कर दिया सिविल वार को यमन में. Yemen is a country in West Asia located in the southern end of the Arabian Peninsula. It shares border with Saudi Arabia and Oman and maritime border with Eritrea, Djibouti and Somalia. Yemen is a member of Arab League, United Nations, the Non-Aligned Movement and the Organization of Islamic Cooperation. यमन आपका एक कंट्री है वेस्ट एशिया का जो कि लोकेटेड है साउथर्न एंड में अरेबियन पेनिनसुला का. यह शेयर करता है बॉर्डर को सऊदी अरेबिया और ओमान के साथ और मैरीटाइम बॉर्डर को इरिट्रिया, डिजबूटी और सोमालिया के साथ. तो ये याद होना चाहिए किस किस के साथ कौन सा बॉर्डर शेयर कर रहा है. यमन मेंबर है अरब लीग, यूनाइटेड नेशन, नॉन अलाइन मूवमेंट और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन का भी. यहाँ पे आप देख सकते हैं जो सना की बात अभी कही गई थी और यमन के लोकेशन को, अगर मैप बेस्ड क्वेश्चन आए तो ताकि परेशानी ना हो. नेक्स्ट टॉपिक हमारा बोरोइंग बाय द स्टेट. तो जो बोरोइंग बाय द स्टेट है इसके बारे में हम जानेंगे क्यों न्यूज में आया, फिर क्या रीजन है, सब कुछ समझेंगे. State in India may have the option to access around 2.04 lakh crore in additional borrowing beyond their net borrowing limit for the year according to the finance ministry. तो फाइनेंस मिनिस्ट्री के अनुसार जो स्टेट है भारत के उनके पास ऑप्शन है कि वो एक्सेस कर सकते हैं 2.04 लाख करोड़ एडिशनल बोरोइंग को उनका नेट बोरोइंग लिमिट से अधिक. सेंट्रल हैज ग्रांटेड 22 स्टेट परमिशन टू रेज नियरली 61,000 crore दिस ईयर, एक्सीडिंग देयर नेट बोरोइंग सीलिंग सेट एट 3% ऑफ ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट. और सेंटर ने ग्रांट किया है 22 स्टेट को परमिशन कि वो रेज कर सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली ₹61,000 करोड़ को इस साल के लिए, जो कि एक्सीड कर रहा है जो नेट बोरोइंग सीलिंग था जिसको सेट किया गया था 3% ग्रोथ स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट का. क्या रीजन है इसके पीछे का? दिस एडिशनल बोरोइंग कैपेसिटी इज एक्सटेंडेड टू स्टेट दैट फुलफिल पेंशन लाइबिलिटी बाय कंट्रीब्यूटिंग टू द नेशनल पेंशन सिस्टम
Additionally, state can potentially raise over rupees 1.43 lakh crore based on the Ministry of Power recommendation tied on power sector reform. और ये जो एडिशनल बोरोइंग कैपेसिटी है इसको एक्सटेंड किया गया है वैसे स्टेट के लिए जिन्होंने फुलफिल किया है पेंशन लाइबिलिटी को कंट्रीब्यूट करके नेशनल पेंशन सिस्टम पे। साथ साथ स्टेट के पास पोटेंशियल है कि वो रेज कर सकता है रुपीस 1.3 लाख करोड़ को, जो कि बेस्ड होगा मिनिस्ट्री ऑफ पावर के रिकमेंडेशन के ऊपर, जो कि टाइड होगा पावर सेक्टर रिफॉर्म के अनुसार। रूल्स रिगार्डिंग बोरोइंग बाय स्टेट, क्या रूल्स है बोरोइंग को लेकर स्टेट का? स्टेट इन इंडिया हैव ए नॉर्मल नेट बोरोइंग सीलिंग सेट एट रुपीज 3% ऑफ ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट फॉर द फिजिकल ईयर 2024 एज पर द 15 फाइनेंस कमीशन रिकमेंडेशन. Additionally, state receive an extra 0.5% of GSDP in borrowing capacity as a performance-based incentive for power sector reform, enabling them to borrow rupees 1.43 lakh crore for financial year 24 based on the Ministry of Power recommendation. तो जो स्टेट है भारत के उनका नॉर्मल नेट बोरोइंग सीलिंग जो है उसको 3% रखा गया है ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट का, जो फिजिकल ईयर है 2024 को लिए 15 फाइनेंस कमीशन रिकमेंडेशन के अनुसार। साथ साथ स्टेट को मिलेगा एक्स्ट्रा 0.5% ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट का बोरोइंग कैपेसिटी के लिए जिन्होंने परफॉर्म जो है वो अच्छा किया है। ये एक इंसेंटिव के रूप में होगा जिन्होंने पावर सेक्टर पर रिफॉर्म किया है। ये इनेबल करेगा उनको कि वो बोरो कर सके 1.43 लाख करोड़ को फाइनेंशियल ईयर 24 के लिए, जो कि बेस्ड होगा मिनिस्ट्री ऑफ पावर के रिकमेंडेशन के ऊपर। कॉन्स्टिट्यूशनली आर्टिकल 293 क्लॉज 3 जो है ये स्टेपुलेट करता है कि जो स्टेट है वो नहीं रेज कर सकेंगे लोन को बिना कॉन्सेंट के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, अगर कोई भी पार्ट जो है प्रीवियस लोन का सेंट्रल गवर्नमेंट से अगर वो आउटस्टैंडिंग रह जाता है तो। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एवरग्रीनिंग ऑफ लोन बाय एआईएफ। तो जो एवरग्रीनिंग ऑफ लोन कहा गया है अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड के माध्यम से, इसको हम समझेंगे। फिर एवरग्रीनिंग ऑफ लोन होता क्या, हम इसको जानने की कोशिश करेंगे। Reserve Bank of India strengthened regulation for regulated entities, including bank and financial institution, to curb the evergreening of loan through investment in alternative investment fund. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने स्ट्रेंथन किया है रेगुलेशन को रेगुलेटेड इंटाइटीज के लिए जिसमें कि बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आते हैं, ताकि कर्व किया जा सके एवरग्रीनिंग ऑफ लोन को इन्वेस्टमेंट के माध्यम से अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड के द्वारा। ये एवरग्रीनिंग ऑफ लोन है क्या? It refers to the practice where a lender extends new credit to borrower who are struggling to meet their debt obligation instead of addressing the underlying financial issue. The lender provides additional fund, essentially given the appearance that the borrower financial situation is stable. जो एवरग्रीनिंग ऑफ लोन है ये रिफर करता है ऐसे प्रैक्टिस को जहाँ पर जो लेंडर होते हैं वो एक्सटेंड कर देते हैं न्यू क्रेडिट को बोरोवर के लिए जो कि स्ट्रगल कर रहे हैं पूरा कर पाने में अपने डेप्ट ऑब्लिगेशन को, इंस्टीड वो एड्रेस कर पाए अंडरलाइंग फाइनेंशियल इश्यू को। लेंडर उनको प्रोवाइड कर देता है उसके बावजूद भी एडिशनल फंड को, जो कि इसेंशियल है अपीयरेंस के लिए बोरोवर के फाइनेंशियल सिचुएशन अगर स्टेबल है तभी देना। ये जो है क्रिएट कर देता है एक टेम्पोररी इलेजन को क्रेडिट के वॉर्थिनेस को लेके, जिसके कारण जो एक साइकिल है इंक्रीजिंग डेप्ट और डिलेड रिजोल्यूशन का फाइनेंशियल डिफिकल्टी का वो चालू हो जाता है। रेगुलेटरी अथॉरिटी का मकसद है कि वो प्रिवेंट करे एवरग्रीनिंग को, इंश्योर करे एक ट्रांसपेरेंट और हेल्दी फाइनेंशियल सिस्टम को। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कैसे काम करेगा। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री ने कमिट किया है कि 7,000 करोड़ जो है अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड का वो जो है इन्वेस्ट करेंगे स्टार्टअप में। अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड जो है ये रिफर किया गया है कि कोई भी प्राइवेटली पूल इन्वेस्टमेंट फंड होता है, चाहे वो इंडियन या फॉरेन सोर्सेस हो। जो टाइप है आपका अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड का, तो 3 कैटेगरी है, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3। कैटेगरी 1 जो है अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड, इसमें इन्वेस्ट किया जाता है अर्ली स्टेज वेंचर पे जो एरियाज है जो कि डिजायरेबल है सोशल और इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, जैसे कि वेंचर कैपिटल फंड हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर फंड हो गया, एंजल फंड हो गया, सोशल वेंचर फंड हो गया। कैटेगरी 2 जो है इन्वेस्टमेंट किया जाता है इसमें इक्विटी या डेप्ट सिक्योरिटी पे, प्राइवेट इक्विटी फंड, डेप्ट फंड या फंड ऑफ फंड। कैटेगरी 3 जो है ये जो फंड होता है ये लिवरेज करता है, इसका उपयोग किया जाता है अलग अलग काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट में, उपयोग किया जाता है डिफरेंट ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के लिए, रिटर्न के लिए, जैसे कि हेज फंड हो गया, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन पब्लिक इक्विटी फंड हो गया, इस टाइप का। अब हम जानेंगे क्या बेनिफिट होगा इसका। तो ये मदद करेगा डाइवर्सिफाई करने में इन्वेस्टमेंट को अलग अलग सेक्टर के लिए, रिड्यूस करेगा जो डिपेंडेंसी है फॉरेन कैपिटल के ऊपर, और रिड्यूस करेगा जो इम्पैक्ट पड़ रहा है मार्केट वॉलेटिलिटी के ऊपर। इसके कारण जो फंड टाइप है उसको हम समझते हैं प्राइवेट इक्विटी। इसमें इन्वेस्ट किया जाता है प्राइवेट कंपनी के ऊपर जिसका मकसद होता है एम कि प्रॉफिट हो, ग्रो करके वैल्यू को बिजनेस का कंट्रोल करके उसके स्टेक को, जैसे कि आपका बर्गर किंग हो गया, बॉट फार्मेसी हो गया एग्जांपल के रूप में। वेंचर कैपिटल क्या हो गया?
इसमें इन्वेस्ट किया जाता है अर्ली स्टेज में एमर्जिंग ग्रोथ कंपनी के ऊपर, ताकि प्रॉफिट जो होगा ग्रो करने को लेकर आइडियाज या स्टार्टअप कंपनी का ये लार्ज होगा और सक्सेसफुल कंपनी के माध्यम से अच्छा खासा इनकम होगा। जैसे अर्बन हो गया, एयरबस हो गया, व्हाट्सअप हो गया। प्राइवेट डेप्ट क्या हो गया, तो इसमें इन्वेस्ट किया जाता है अलग अलग प्राइवेट डेप्ट इंस्ट्रूमेंट लोन पे, ताकि डिलीवर किया जा सके सुपीरियर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न को स्ट्रेटेजी बॉन्ड के ऊपर। हेज फंड क्या है, तो फंड जिसको कि इन्वेस्ट किया जाता है मनी को किसी भी बिलीफ या पे कि ये प्रॉफिट करेगा, तो उससे क्या होता है, एक प्रॉफिटेबल रिसर्च जो है सारे टाइप ऑफ मार्केट कंडीशन को ध्यान में रख के किया जाता है। रियल इस्टेट फंड क्या है, ये जो है इक्विटी या डेप्थ इन्वेस्टमेंट होता है, जिसमें कि स्टेबल केस जो है वो जनरेट होता है प्रॉपर्टी से, या ये रिस्क्वेयर प्रॉपर्टी डेवलपमेंट में मदद करता है। ये जो आपका आरई है, ये कॉमनली इन्वेस्ट करते हैं एआईएफ के यूनिट पे, जो कि पार्ट है रेगुलेटर ऑपरेशन का, और सर्टेनली ट्रांजैक्शन जो है इन्वॉल्व करता है अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड का, जो कि रेज करते हैं रेगुलेटरी कंसर्न को एड्रेस करने के लिए। इसी कंसर्न को आरबीआई ने प्रोहिबिट किया है आरई को इन्वेस्ट करने से एआईएफ के स्कीम पे, जिसमें डाउनस्ट्रीम इन्वेस्टमेंट जो है डेप्टर कंपनी के ऊपर आरई के द्वारा होता था। अगर कोई अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड स्कीम जो है जिसमें कि आरई इन्वेस्टर है, अगर वो डाउनस्ट्रीम इन्वेस्टमेंट है डेप्टर कंपनी में, तो आरई को लिक्विडेट करना होगा इसके इन्वेस्टमेंट को 30 डेज के अंदर ही। और अगर वो फेल करते हैं तो इसके लिए आवश्यकता होगी 100% प्रोविजन की इन्वेस्टमेंट की। नेक्स्ट टॉपिक हमारा एंटी कॉल फिक्स ड्रग कॉम्बिनेशन। तो हम जानेंगे एंटी कॉल फिक्स ड्रग कॉम्बिनेशन के बारे में। सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन सीडीएसओ जो है भारत के, उन्होंने प्रोहिबिट किया है उपयोग को एंटी कोल फिक्स ड्रग कॉम्बिनेशन का चिल्ड्रन के ऊपर जिनका एज 4 ईयर या उससे कम है। तो ऐसा क्यों कहा गया, फिक्स ड्रग कॉम्बिनेशन होता क्या है, तो जो कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट होता है जिसको कि हम फिक्स डोज ड्रग कॉम्बिनेशन भी कहते हैं, ये कॉम्बिनेशन होता है 2 या 2 से अधिक ड्रग का एक सिंगल डोज के फॉर्म पे। फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन जो है यूएसए के, वो डिफाइन करते हैं कि जो कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट होता है जिसको बनाया जाता है कॉम्बिनेशन के मदद से ड्रग का या डिवाइस का या बायोलॉजिकल प्रोडक्ट का। डिवाइस या ड्रग या बायोलॉजिकल प्रोडक्ट व ड्रग डिवाइस जो होते हैं वो उसमें इन्वॉल्व होते हैं। सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन जो है भारत का नेशनल रेगुलेटरी बॉडी है कॉस्मेटिक, फार्मास्यूटिकल और मेडिकल डिवाइसेस के लिए। ये रिस्पॉन्सिबल है देखने के लिए इंपोर्ट, मैन्युफैक्चर, सेल, डिस्ट्रीब्यूशन को मेडिकल डिवाइसेस का कंट्री में। नेक्स्ट टॉपिक हमारा टच स्क्रीन। तो हम जानेंगे टच स्क्रीन के बारे में, क्यों ये न्यूज में आया है। टच स्क्रीन सर्व द ड्यूअल पर्पस ऑफ रिसीविंग इनपुट एंड डिस्प्लेइंग आउटपुट, मेकिंग देम इंटीग्रल टू द डिवाइस लाइक स्मार्टफोन, एटीएम, हाउस होल्ड अप्लायंस एंड मोर। जो टच स्क्रीन है इसका डुअल पर्पस है, ये रिसीव भी करता है इनपुट को, साथ साथ डिस्प्ले भी करता है आउटपुट को, जो कि इसको एक इंटीग्रल बना दिया है जो डिवाइसेस है, जैसे कि स्मार्टफोन हो गया, एटीएम हो गया, हाउस होल्ड अप्लायंस हो गया, और बहुत सारे चीज़ में इसका उपयोग होने लगा है टच स्क्रीन का। 2 मेन टाइप है टच स्क्रीन के, एक है आपका कैपेसिटिव और दूसरा है रेजिस्टिव। दोनों के बारे में हम जानेंगे। कैपेसिटिव टच स्क्रीन यूज इन स्मार्टफोन ऑपरेट बाय डिटेक्टिंग चेंजेस इन इलेक्ट्रिक फील्ड व्हेन अ फिंगर टचेस द स्क्रीन। जो कैपेसिटिव टच स्क्रीन होता है इसका उपयोग किया जाता है स्मार्टफोन पे, जो कि ऑपरेट करता है डिटेक्ट करके चेंजेस को इलेक्ट्रिक फील्ड का जब भी फिंगर टच करता है स्क्रीन को। रेजिस्टिव टच स्क्रीन विथ 2 कंड्यूसिव शीट सेपरेटेड बाय ए स्मॉल गैप फंक्शन बेस्ड ऑन द चेंज इन रेजिस्टेंस व्हेन टच। और जो रेजिस्टिव टच स्क्रीन होता है इसमें 2 कंडक्टिव शीट होता है जो कि सेपरेटेड होता है स्मॉल गैप से। ये काम करता है जब जो चेंज होता है रेजिस्टेंस में जब टच किया जाता है उसके अनुसार। ये जो राइज हो रहा है डोमिनेंस कैपेसिटिव टच स्क्रीन का कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक में 2007 के बाद से, और जो इसका सप्लाई इमेज सुपीरियर इमेज क्लैरिटी है, सेंसिटिविटी है और ड्यूरेबिलिटी है, अगर हम कंपेयर करें रेजिस्टिव टच स्क्रीन से, इस कारण। दैट्स ऑल फॉर डेली करंट अफेयर सेशन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। These are our social media link. From here also you can stay connected with us and give us your valuable feedback. Thank you and have a nice day.